खिलाफ, अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी ने इस बार अपना सबसे बड़ा आंदोलन इस साल का यह करना शुरू कर दिया है, जिसके जरिए वे लोगों को संकेत देने की कोशिश करी कि आने वाले दिनों में भी अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ इसी तरह का बड़ा प्रदर्शन होगा। पार्टी कार्यालय से सचिवालय घेराव के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता निकले हैं। स्टैच्यू सर्कल पर इन लोगों को जब रोकने की कोशिश की बैरिकेड्स लगाकर, तो बीजेपी के कार्यकर्ता यूं इस तरह से स्टैच्यू सर्कल के जो बैरिकेड्स थे उसके ऊपर चढ़ गए, पार्टी का झंडा फहरा रहे हैं। पार्टी के तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं और ये सभी नेता बार बार यही कह रहे हैं कि अशोक गहलोत सरकार के शासनकाल के दौरान करप्शन चरम सीमा पर पहुंच गया था। कि अशोक गहलोत खुद आरोप लगाते रहे हैं कि पिछले 4 साल में उनके शासनकाल के दौरान बीजेपी जनता से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर उनके खिलाफ कोई माहौल नहीं बना पाई। लेकिन अब यह चुनावी साल है और बीजेपी ने साफ कर दिया कि जिस तरह कांग्रेस ने कर्नाटक में 40% कमीशन की सरकार का नारा देकर बीजेपी को सत्ता से उखाड़ा था, उसी तर्ज पर अब राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वे घेरेंगे। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। सूरजमुखी के एमएसपी पर खरीदने की मांग को लेकर किसान और स्थानीय प्रशासन के बीच की बातचीत आखिरी दौर में है। सकारात्मक संकेतों के बीच ये जानकारी मिल रही है कि किसानों की मांग पर स्थानीय प्रशासन तैयार है, लेकिन किसान किसी भी सूरत में एमएसपी की खरीदी की मांग का लिखित ब्यौरा चाहते हैं। कुरुक्षेत्र के पिपली के नेशनल हाईवे 44 पर बीते 24 घंटे से किसान लगातार डटे हुए हैं और इस चिलचिलाती धूप में भी वो यहाँ पे लंगर लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी कर रहे हैं। तकरीबन 2 से 3 दौर की बैठकें बेनतीजा रही। शुरू में स्थानीय प्रशासन की तरफ से कहा गया कि सरकार भावांतर के तहत जो बाकी की फसलों का रकम है उसे देने को तैयार है। स्थानीय मंडियों में सूरजमुखी के फसलों के दाम 4800 रुपये मिल रहे हैं, जबकि सरकार की तरफ से जारी की गई एमएसपी की राशि 6400 रुपया प्रति क्विंटल है। ऐसे में जो बीच का डिफरेंस है उस पर सरकार कह रही है कि भावांतर के तहत वो पैसे देंगे और उसको लेकर के सीधे उनके खाते में डाला जाएगा। कल नेशनल हाईवे 44 की तरफ कूच करने का अपना निर्देश और मन बनाया, जिसके बाद 24 घंटे से दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच का रास्ता बिल्कुल जुदा है। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, कुरुक्षेत्र। बिपरजॉय चक्रवात गुजरात के और भी ज्यादा करीब पहुंचा और वैसे वैसे गुजरात पर खतरा भी बढ़ता जा रहा है। सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात के तटीय इलाकों में उसका असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। गुजरात सरकार और तमाम प्रशासकीय अधिकारियों की चक्रवात को लेकर लगातार बैठक की जा रही है, स्थिति की समीक्षा की जा रही है। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में लगातार अधिकारियों की एक टीम चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल सबसे ज्यादा जोर तटीय और सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले इलाकों में से लोगों के स्थानांतरण पर दिया जा रहा है। दोपहर के चैरिटी कमिश्नर और मौसम विभाग तथा अन्य अधिकारियों की स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में हुई बैठक के मुताबिक करीबन 21,000 लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। कुल मिलाकर चक्रवात बिपरजॉय अब गुजरात के काफी करीब पहुंच चुका है और वैसे वैसे उसका असर तेज हवाएं, बारिश, लहरों में उफान के तौर पर साफ साफ देखा जा रहा है। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, गांधीनगर, न्यूज़ 24। बिपरजॉय चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरीके से एक्शन में है। अब से थोड़ी देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से वर्चुअली बात की और वहां पे जो भी स्थिति है, जिस तरह की खतरे की बात कही जा रही है, उससे कैसे निपटा जाए इसकी समीक्षा बैठक भी की है। बिपरजॉय चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरीके से एक्शन में है। अब से थोड़ी देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से वर्चुअली बात की और वहां पे जो भी स्थिति है, जिस तरह की खतरे की बात कही जा रही है, उससे कैसे निपटा जाए इसकी समीक्षा बैठक भी की है। आपको बता दें कि सुबह भी एक महत्वपूर्ण बैठक गृह मंत्री अमित शाह ने की है, जिसमें पूरे देश के हर राज्यों से डिजास्टर मंत्रालय से जुड़े मंत्री और जिनकी जो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास डिजास्टर का चार्ज है, उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। पूरे देश में कैसे आपदा से निपटा जाए इसको लेकर के आपदा प्रबंधन पर एक महत्वपूर्ण बैठक गृह मंत्री अमित शाह ने की है। तो खासकर ऐसे तटीय इलाके जहां पे चक्रवात के खतरा हो सकता है, उस पे बैठक करके विचार विमर्श किया गया। कई नए फैसले भी लिए गए हैं। कैमरामैन रफीक के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने नीतीश कैबिनेट से अपना इस्तीफा दे दिया है। सबसे बड़ी बात है कि वित्त मंत्री
विजय चौधरी को संतोष मांझी ने अपना इस्तीफा सौंपा और कहा कि मुख्यमंत्री से हम अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि वो मेरा इस्तीफा कबूल कर ले। सबसे बड़ी बात है कि संतोष मांझी ने इस्तीफे के बाद मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। संतोष मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार चाहते थे कि उनकी पार्टी यानी संतोष जीतन राम मांझी की पार्टी जो हम है उसका जदयू में विलय हो जाए, और अपने पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए संतोष मांझी ने कहा कि उन्होंने अपने पार्टी को अस्तित्व से बचाने के लिए उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि आगे की रणनीति का उन्होंने अभी खुलासा नहीं किया है। यह माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी का मन जो है एक बार फिर से डोलने लगा है। कुछ महीने पहले ही जीतन राम मांझी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और उसके बाद ही उनके सुर बदलने लगे हैं। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छठे रोजगार मेला के तहत देश भर के 70,000 युवाओं को नौकरी का तोहफा दिया है। ये छठा रोजगार मेला है। पिछले साल प्रधानमंत्री ने 10 लाख नौकरी देने का वादा 2023 के दिसंबर तक किया था और अभी तक लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसका उद्घाटन किया, लोगों से बातचीत की। जो युवा, खासकर 70,000 युवा जो देश के 43 सेंटर्स से जुड़े हुए थे, उनसे बातचीत भी की और उन्होंने अपनी सरकार के बारे में ये भी कहा कि हमारी कोशिश है कि पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों को जॉब मिले और इस कदम में लगातार सरकार की तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं। और केंद्र सरकार ने एक और नई पहल शुरू की है, IGOT कर्मयोगी एक पोर्टल भी बनाया है जिसके जरिए ये जो जितने नए लोग जिनको नौकरी मिल रही है, नए युवा जिनको गिफ्ट मिल रहा है नौकरी का केंद्र सरकार की तरफ से, वो अपने आप को ट्रेंड भी कर सकते हैं। जो जिस विभाग का है, जो जिस चीज़ को सीखना चाहता है, उसकी प्रोग्रामिंग बाकायदा कर्मयोगी पोर्टल के जरिए की गई है। कैमरामैन संजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी विभागों के दफ्तर वाले सतपुड़ा भवन में आग 18 घंटे बाद तो बुझ गई, लेकिन सियासी पारा गर्म हो चुका है। कांग्रेस या कमलनाथ ये आरोप लगा रहे हैं कि आग की वजह क्या है, और वजह के साथ साथ जो फाइल जली है इन दफ्तरों की, उनकी जलने की भी एक साजिश की बात की जा रही है और उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से भी अलग अलग बयान सामने आए हैं और इस बात को कहा गया है कि इस तरह की फाइल जो है वो किसी डेटा के जरिए या फिर स्टोरेज में रखी रहती हैं। आजकल का डिजिटल का वक्त है ऐसे में। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक रिव्यू मीटिंग कर इस तमाम मंत्रियों को, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, इसके अलावा हेल्थ मिनिस्टर और चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उनको बुलाया और उनसे बातचीत की, रिव्यू मीटिंग की और ये एक जांच कमेटी बनाई गई जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। इस मामले की जांच के साथ साथ नरोत्तम मिश्रा ने भी ये कह दिया है, साफ कर दिया है कि जो कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो बेहद निराधार है, लेकिन इस तरह की सियासत नहीं करनी चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में सतपुड़ा भवन में ये लगी आग अब यहाँ पर सियासी जो है बवाल मचा रही है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ रमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, भोपाल। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी के ऊपर जेडीयू ने बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में सम्राट चौधरी ने अपनी डीलिट की डिग्री के बारे में गलत जानकारी दी है। नीरज कुमार का कहना है कि डीलिट की डिग्री कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से दिया गया है, जबकि इस नाम का कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं। इस मामले को लेकर एक और खुलासा करते हुए जेडीयू ने आरोप लगाया है कि कई जगह पर जहां सम्राट चौधरी ने अपना नाम राकेश कुमार लिखा है तो कहीं पे अपना नाम सम्राट चौधरी दिया है। इन आरोपों का 72 घंटा के अंदर जवाब मांगा गया है, नहीं तो और खुलासा करने की धमकी भी दी गई है। जेडीयू के आरोपों पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि उनकी द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वो पब्लिक डोमेन में है और खुद 2019 में उन्होंने फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी भी शेयर की थी। वही नहीं, अपने नाम को लेकर उन्होंने कहा है कि उनका नाम राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी है और कई डॉक्यूमेंट्स में भी ये सत्यापित है, इसलिए इस तरह के कोई आरोप उन पर नहीं बनते हैं। कैमरामैन ऋषिनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में सत्ता में शामिल शिवसेना बीजेपी गठबंधन में पड़ी हुई दरार को और चौड़ा करने का काम शिवसेना के एक विज्ञापन ने किया है। यह विज्ञापन शिवसेना ने महाराष्ट्र के तमाम छोटे बड़े अखबारों में दिया है। इस विज्ञापन में एक सर्वे के हवाले से ये कहा गया है कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जो लोक कल्याणकारी काम महाराष्ट्र की जनता के लिए किए हैं, इसको लेकर महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें अव्वल स्थान पर विराजमान किया है।
सर्वे में चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री को लेकर भी इस सर्वे में 26.1% जनता मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। यानी महाराष्ट्र की 49.3% जनता शिंदे फडणवीस जोड़ी को फिर से पसंद कर रही है। शिंदे गुट के 5 मंत्रियों को हटाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी का दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश के लिहाज से बताया गया है। विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना पूरा फोकस कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ रही और साथ ही कम अंतर से हारी हुई सीटों पर करना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने जन जागरण यात्रा भी शुरू की है। उनका खास फोकस कभी सपा का गढ़ रही सीटों पर भी है। मजबूत आधार वाली सीटों को जीतने की रणनीति पर काम चल रहा है। इसमें वो सीटें भी शामिल हैं जिन पर मुलायम परिवार के सदस्य का कब्जा रहा है। 2004 में रिकॉर्ड 37 सीट सपा जीती थी। साल 2014 लोकसभा चुनाव सपा अकेले लड़ी और 5 सीट ही जीत पाई। बसपा से गठबंधन किया, फिर भी 5 सीट पर ही रहे। दरअसल अखिलेश यादव लगातार इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि वो साल 2004 जैसा करिश्मा भी इस लोकसभा चुनाव में दोहराया जा सके। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। WFI का चुनाव अब 4 जुलाई को कराया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि WFI के चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्य न्यायाधीश महेश मित्तल की नियुक्ति की गई है रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर, और इस बात की पुष्टि की है WFI के CEO कल्याण चौबे ने। पहलवानों की तरफ से यौन उत्पीड़न के आरोप जिस तरह से लगाए गए थे बृजभूषण शरण सिंह पर, उसको लेकर उनके ऊपर कई सारे धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था और उनकी तरफ से केंद्र सरकार और खेल मंत्री को कहा गया था कि बृजभूषण शरण सिंह अपने परिवार व वो खुद WFI के अध्यक्ष के तौर पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। सरकार ने इस बात की स्वीकृति भी अपनी तरफ से दी थी। अब देखना होगा कि 4 जुलाई को जब चुनाव होता है तो आखिर अध्यक्ष के पद पर किसकी नियुक्ति होती है। कैमरामैन साहिल अंसारी के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24, दिल्ली। कर्नाटक में जीत के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के हौसले भी बुलंद हैं। यही कारण है कि महाराष्ट्र कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज कांग्रेस कोर कमेटी की मुंबई में बैठक चल रही है। इस बैठक की अध्यक्षता महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस में कई सारे बदलाव हो रहे हैं। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष को हटाया जा चुका है। इसके अलावा कई ऐसे नेता हैं जो मांग कर रहे हैं कि जो महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले हैं उनको भी बदला जाए। इस लिहाज से आज की जो मीटिंग है काफ़ी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस का कहना है कि हम एक मत से चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी के साथ चुनाव लड़ें। कांग्रेस अपनी सीटों की समीक्षा इसलिए कर रही है कि कांग्रेस ये देखना चाहती है कि वो किन सीटों पर मजबूत है, किन सीटों की वो डिमांड कर सकती है महाविकास आघाड़ी में। इसी को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है और कहीं न कहीं इन सब के बीच कांग्रेस के जो हौसले हैं वो बढ़े हुए हैं। सुनील के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। पूरे देश में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी फिलहाल मदरसों की मैपिंग कराएगी। ये जियो मैपिंग के जरिए तय किया जाएगा कि आखिर कौन से मदरसे कहां पर स्थित हैं और क्या वैध हैं या फिर अवैध है। इस पूरे मामले को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ ने अब फिलहाल कमर कस ली है। इसमें तय किया जाएगा कि जितने भी राज्य हैं वहां पर जियो मैपिंग के जरिए तय किया जाए कि आखिर कौन से क्षेत्र में कितने मदरसे हैं, किस क्षेत्र में मदरसा कब तक चल रहा है, आखिर किस मदरसे में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और उनकी डिटेलिंग के साथ ही उस मदरसे को रजिस्टर्ड किया जाएगा। इसके अलावा ये भी तय किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ की तरफ से कि जो भी मदरसे अभी तक अवैध हैं या जिनके बारे में रजिस्ट्रेशन क्लियर नहीं है उनको भी हटाने की कवायद की जाएगी और सही मदरसों को केवल फंड दिया जाएगा। ये आप कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में एक बड़ी तरीके से मुहिम शुरू की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ की तरफ से। कोशिश और प्रयास यही रहेगा कि अवैध तरीके से चल रहे मदरसों को हटाया जाए, रोका जाए और सही तरीके से जो मदरसे चल रहे हैं सरकार उनको फंड मुहैया कराए और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करे। कैमरा पर्सन सुनील के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, दिल्ली। बिहार में राजनीति की भेंट चढ़ गया दरभंगा एम्स। सबसे बड़ी बात है कि दरभंगा एम्स को लेकर बीजेपी और जदयू आमने सामने आ गई है और राज्य सरकार ने यानी नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को जो जमीन उपलब्ध कराई है केंद्र सरकार ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। दरभंगा में एम्स के निर्माण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच पेच फंस गया है। बिहार सरकार ने एकमी शोभम बाईपास पर जो जमीन
ऑफर किया था उसे केंद्र सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है कि यह जमीन एम्स के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब यह साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार को वो दूसरी जमीन उपलब्ध नहीं कराएंगे और साथ ही नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि अब दरभंगा एम्स तभी बनेगा जब केंद्र की सरकार बदल जाएगी। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। बेंगलुरु में एक 39 साल की फिजियोथेरेपिस्ट ने अपनी ही मां का कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद वो मां का शव सूटकेस में लेकर थाने पहुंची और पुलिस को बोली कि उसने अपनी मां की हत्या कर दी है। आरोपी महिला की पहचान सोनाली सेन के रूप में हुई है। वह वेस्ट बंगाल की रहने वाली है। फिलहाल बेंगलुरु में अपने पति और सास के साथ एक फ्लैट में रहती है। सोमवार को वह मीको लेकआउट थाना एक सूटकेस लेकर पहुंची। उसने पुलिस को बताया कि इसमें उसकी मां की बॉडी है, जिसके बाद उसे धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर अरेस्ट कर लिया गया। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल की बात कह रही है। कैमरामैन मिंटू सिंह के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, न्यूज़ 24। लखनऊ संजीव जीवा हत्याकांड की सीबीआई जांच याचिका को कोर्ट ने किया खारिज। जानकारी के मुताबिक संजीव जीवा हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटर विजय यादव को काठमांडू में सुपारी दी गई थी। असलम नाम के एक शख्स ने उसके भाई आतिफ से बदसलूकी को लेकर जीवा की सुपारी दी थी। इसके लिए 20 लाख रुपए का देने का वादा भी किया गया था। ये बयान लखनऊ के केजीएमयू में भर्ती रहने के दौरान दिया गया था, जो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शूटर विजय यादव के मोबाइल में नेपाल का सिम भी इस्तेमाल किया गया। ये सिम काठमांडू में एक्टिवेट कराकर विजय को दिया गया। हत्याकांड में नेपाल के सिम के अलावा 2 और नंबरों का इस्तेमाल होने की जानकारी मिली है। पुलिस ने एक टीम भारत नेपाल सीमा पर जांच पड़ताल कर रही है। इसके बाद काठमांडू के होटल भी जाएगी। इधर एसआईटी ने घटनाक्रम को लेकर कई पुलिस कर्मियों के साथ ही कई अफसरों के भी बयान दर्ज किए हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, यानी कि अब दिल्ली में बाइक टैक्सी पर लगाई रोक जारी रहेगी। साल की शुरुआत में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने बाइक टैक्सी की सेवाओं पर रोक लगा दी थी। दिल्ली सरकार ने सख्त आदेश जारी किया कि बाइक टैक्सी चलाने पर एग्रीगेटर्स को ऊपर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हाईकोर्ट ने अपने नोटिस में कहा कि जब तक कि दिल्ली सरकार अपनी अंतरिम नीति जारी न कर दे, तब तक के लिए बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति दी जाए और उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। ज्यादातर बाइक राइडर्स प्राइवेट नंबर की बाइक का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि यह पूरी तरह से कमर्शियल काम है और प्राइवेट नंबर की बाइक का कमर्शियल इस्तेमाल करना मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का उल्लंघन है। कैमरामैन जहांगीर के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। गुजरात के बेस्ट बेकरी कांड में मुंबई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें 2 आरोपी को बरी कर दिया गया। ये ट्रायल का दूसरा पार्ट था। आपको बता दें कि साल 2002 में गुजरात के बड़ौदा शहर में बेस्ट बेकरी कांड हुआ था। यहाँ पर कुछ दंगाइयों ने बेकरी को लूटा था और फिर बाद में उसमें आगजनी कर दी थी, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी। कुल 21 लोग इसमें आरोपी बनाए गए थे, लेकिन सबूतों के अभाव पर सभी लोगों को बरी कर दिया गया था। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि इस पूरे मामले को गुजरात से स्थानांतरित करके मुंबई में दोबारा से चलाया जाए और वापस से ट्रायल शुरू कर दिया जाए। इस पूरे मामले में 4 लोग बाकी थे, क्योंकि ये चारों लोगों को पहले फरार घोषित किया गया था। बाद में इनकी गिरफ्तारी हुई थी और साल 2013 से दोबारा से इस मामले में इन 4 लोगों का ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल के दौरान 2 आरोपी की मौत हो गई थी और पिछले 10 साल से 2 आरोपी हर्ष सोलंकी और मुफत गोयल जेल में ही थे। और इन दोनों आरोपियों पर आज मुंबई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें दोनों को बरी कर दिया गया है। बरी करने की 2 मुख्य ग्राउंड थे। सबसे पहले सबूतों का अभाव, और जितने भी विटनेसेस को प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में पेश किया, उन सभी ने इन दोनों आरोपी को पहचानने से इनकार कर दिया था। कैमरा विनोद सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा यानी पीस कीपिंग के 75 साल पूरे हो गए हैं। एक कार्यक्रम में मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शांति दूतों की तारीफ करते हुए कहा कि इनके बिना शांति की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। आपको बता दें कि शांति सेना के 75 साल पूरे होने पर दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान, आर्मी चीफ मनोज पांडे के अलावा यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर शौविक शार्प ने हिस्सा लिया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि शांति अभियान में भारत का योगदान महत्वपूर्ण है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा अभियान में डिजिटल तकनीक का महत्व बढ़ते जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा सेना के जवानों को ब्लू हेलमेट कहा जाता है। भारत के संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में योगदान देने की एक समृद्ध विरासत रही है और यह शांति सैनिकों में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला देश है। आंकड़ों की अगर बात करें तो भारत ने अब तक ऐसे शांति अभियानों में करीब
2,75,000 सैनिकों का योगदान दिया है। यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत भारतीय सेना के 159 जवान पूरी दुनिया में शांति स्थापना सुनिश्चित करने में शहीद हुए हैं। सूडान की बात करें तो वहाँ के जो आंतरिक हालात हुए थे, वहाँ भी शांति सेना पहुंचकर कई भारतीयों का वहाँ पर रेस्क्यू किया था। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के एक डिवीजन बेंच ने, जिसमें चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह भी शामिल थे, उन्होंने एक पीआईएल की सुनवाई के दौरान जम्मू कश्मीर सरकार पर फटकार लगाते हुए सरकार से पूछा कि आखिरकार जो डिवीजन बेंच ने इस पीआईएल की सुनवाई के दौरान पहले सरकार से जवाब मांगा था कि यहाँ जम्मू कश्मीर में कितने ऐसे पूर्व मंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व विधायक या पूर्व ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके पास श्रीनगर और जम्मू में सरकारी निवास, सरकारी बंगलोज है, उसको लेकर सरकार की तरफ से सही जवाब नहीं आया है। जो 117 लोग हैं जिन्होंने पूर्व विधायकों, मंत्रियों ने अपने अपने सरकारी निवास या बंगलो छोड़े हैं, उसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला भी शामिल है। लेकिन जो बीजेपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पास अभी भी जम्मू और श्रीनगर में सरकारी बंगलोज है। इसके अलावा कई और लोगों के पास भी सरकारी बंगलोज है। इसको लेकर अब कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि वो जल्द से जल्द सरकार को इसमें पूरा जवाब दे। कैमरामैन मुजम रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में किसानों को लुभाने की लगातार कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में किसान कल्याण महाकुंभ का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पहुंचे और जहां पर किसानों को लेकर तमाम योजनाओं के जरिए किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए राशि उनको दी गई। अब पहले चरण में 8 लाख किसानों को 1500 करोड़ की सौगात दी जाएगी, उसी को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम किया गया। इसके अलावा फसल बीमा योजना के तहत किसानों के खाते में उसका भुगतान भी 2,933 करोड़ रुपए का इस योजना के जरिए किया गया। मध्य प्रदेश में किसानों के दम पर ही कांग्रेस सत्ता में आई और अब एक बार फिर किसानों का मुद्दा मध्य प्रदेश में गहराता जा रहा है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। पंजाब में जिस तरह से मौसम ने करवट बदली है, उसी के चलते ही पंजाब में आंधियां आती हैं, तूफान आता है और वहीं पर बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि होती है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान पंजाब के बागबानों को उठाना पड़ा है। और यही कारण है कि जिस तरह से ओलावृष्टि के चलते ही पककर तैयार खड़ी फसल गिर जाती है और जिसका नुकसान सीधे सीधे बागबानों को होता है। और यदि एक लीची के वृक्ष की बात की जाए तो उदाहरण के तौर पर तो एक लीची के वृक्ष पर 80 किलोग्राम तक जो पैदावार होती थी, लेकिन अब वो घटकर 5 से 7 किलोग्राम ही रह गई और डिमांड और सप्लाई में एक बड़ा अंतर आ गया है, जिसका खामियाजा आम उपभोक्ता को उठाना पड़ेगा और दोनों जो फ्रूट हैं वो महंगे बेचे जा सकते हैं। और यही कारण है कि अब पंजाब के बागबान पंजाब सरकार से मांग कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से कोई पॉलिसी तैयार करके उनकी जो फसल है, जहाँ उनके बाग हैं, उनके ऊपर इंश्योरेंस स्कीम लाई जाए ताकि कहीं पर भी यदि कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई की जा सके। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। सनी देओल के घर सजी है सितारों की मंजिल, हाथ में ग्लास पकड़कर थिरकते हुए दिखे ही मैन। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, सनी देओल के लाडले बेटे करण देओल जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और उनकी जो हमसफर होने वाली है उनका नाम है दृशा आचार्य, जो कि बिमल राय की परपोती हैं। आपको बता दें, सोशल मीडिया पे कई वीडियोस भी वायरल हो रही है जिसमें अभय देओल, बॉबी देओल और सनी देओल एक साथ बाहर आते हैं, मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे बातें करते हैं। वहीं एक वीडियो है जो बहुत तेजी से इस सोशल मीडिया जगत में वायरल हो रही है, वो है हमारे ही मैन यानी कि धर्मेंद्र पाजी का डांस, जिसमें वो अपने बेटे सनी देओल के साथ पंजाबी गाने पर ठुमके लगाते हुए दिखते हैं और हाथ में एक ग्लास भी पकड़े हुए हैं। आपको बता दें, इस वीडियो पे फैंस भर भर के कमेंट कर रहे हैं और करण देओल को उनकी शादी की बधाइयां भी दे रहे हैं। हालांकि अब तक की मिली खबरों के मुताबिक 18 जून को करण देओल और दृशा आचार्य साथ में 7 फेरे लेंगे। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मैं सिद्धांत मोहन, न्यूज़ 24 दिल्ली।